Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are working very hard and thinking even harder. आप लोगों ने सोचना शुरू किया होगा और गहराई से चीज़ों को देखना शुरू किया होगा, क्योंकि बेटा जब आप गहराई से देखोगे चीज़ों को तभी आपको वो अच्छे से क्लियर होंगी और आपको वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी लगेगा. राइट? क्वेश्चन, कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन, वाई इट इज़ लाइक दिस, राइट? एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ मैग्नेटिज्म. पिछले चैप्टर में बेटा हमने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़े, राइट? कॉयल का पढ़ा, स्ट्रेट वायर का पढ़ा, कॉयल के एक्सिस पे पढ़ा, सोलेनॉइड का पढ़ा, टोरॉइड का पढ़ा, और उन फील्ड्स के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल को भेजते हैं तो क्या होता है, राइट? तो इस बार ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम बार मैग्नेटिस के अंदर पढ़ेंगे. उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, वो मैग्नेट क्यों बना, बार मैग्नेट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है. ये आयरन है, आप इसको मैग्नेटाइज कर दो तो ये मैग्नेट बन जाता है. तो इसमें ऐसा अंदर क्या हो गया कि ये मैग्नेट बन गया, राइट? वो सब हम स्टडी करेंगे. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसमें हम स्टडी करेंगे कि अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. और बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करेंगे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. पहले हम बेसिक थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं. ऑफ कोर्स ये हिस्ट्री आप सब लोगों को बहुत बार आपने पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी हर चीज़ स्टार्ट ज़ीरो से होती है बेटा. तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म कहाँ ऑब्जर्व की गई थी कि ग्रीस में किसी ने बोला, ग्रीस एक कंट्री है, वहाँ पे किसी ने बोला कि हमारे शूज़ जो हैं ज़मीन में चिपक जाते हैं. तो उन्होंने इसको साइंटिफिकली उसका आंसर निकालने की कोशिश की, राइट? रादर देन गिविंग सम सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन, उन्होंने बोला कि ओके लेट अस सी, शूज़ में क्या था, नेल्स थे. तो उस ज़मीन में क्या था बेटा, कुछ ऐसी मटेरियल थी जो नेचुरली मैग्नेट होता है. हम काफ़ी सारी चीज़ों को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बेटा नेचुरली मैग्नेट होती हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं. तो वहाँ की ज़मीन में उस नेचुरल मैग्नेटिज्म की बहुत ज़्यादा अबंडेंस थी, भरमार थी. तो उन्होंने उस मटेरियल को स्टडी किया और उस मटेरियल से एक बार शेप दे दी उसको. बार शेप क्या होता है बेटा, जो आपका ये इस शेप को हम बार बोलते हैं. उन्होंने इस ओर से ये शेप बना दी और ये बन गया आपका बार मैग्नेट. बार मैग्नेट बेटा इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं खास बार मैग्नेट की. एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी प्रॉपर्टी है, आप बोलोगे सर रिपल्शन. नो, अट्रैक्शन रिपल्शन तो एक ही हो गया ना कि फोर्स लगा रहा है. दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा बार मैग्नेट की कि अगर इसको लटकाया जाए तो ये नॉर्थ साउथ में आके रुकता है. इफ़ अ बार मैग्नेट इज़ सस्पेंडेड फ्रीली, अगर बार मैग्नेट को फ्रीली आप लटका दोगे वो हमेशा नॉर्थ साउथ में आके रुकेगा. इसका मतलब क्या है, उसका एक एंड नॉर्थ को पॉइंट करता है, दूसरा एंड साउथ को पॉइंट करता है. या आप बोलोगे सर ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, आज इसमें थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन करते हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड बेटा, ये एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ में नहीं रुकता, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली रुकता है, एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ में नहीं रुकता. ऐसा क्यों होता है ये भी हमारे सिलेबस में है, हम इसको भी आगे जाके पढ़ेंगे. तो दो प्रॉपर्टीज़ होगी बार मैग्नेट की, एक अट्रैक्शन और एक डायरेक्शन. तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं बेटा जो हमें पता होने चाहिए. आई नो ज़्यादातर चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं. तो मैग्नेटिज्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी, अर्थ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट. अर्थ जो है बेटा एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. साइंटिस्टों ने तो ये भी पता लगा लिया है कि अब तक अर्थ के पोल्स कितनी बार चेंज हो चुके हैं, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन गया. तो आप बेटा देखो कितना साइंस के अंदर रिसर्च का स्कोप होता है. अब इसको भी सोचा जा सकता है सर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इस लेवल पे वो सब कुछ एक्सप्लेन करना मुश्किल है. तो अर्थ जो है सबसे पहला पॉइंट, अर्थ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट. ओके. सेकंड, like poles
of a magnet repel and unlike, जनरल बातें हैं बेटा जो आपको पता है, unlike poles repel. Okay. Third point, if a magnet is suspended freely, it comes to rest in north south direction. Okay. Fourth, we cannot separate the poles of a magnet. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा, यानी कि जैसे एक पॉजिटिव चार्ज अकेला हो सकता है, प्रोटॉन रख दो अकेला पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज भी अकेला हो सकता है, लेकिन बेटा नॉर्थ पोल अकेला नहीं हो सकता, उसके साथ हमेशा साउथ पोल होगा. मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. अगर सपोज ये कि ये मैग्नेट है, आप इसको बेटा बीच में से ब्रेक करोगे तो दो मैग्नेट बन जाएंगे, लेकिन बेटा एक अपने आप ही यहाँ साउथ पोल आ जाएगा. राइट. तो आप इसको जितना मर्जी तोड़ते जाओ बेटा, कभी भी पोल्स जो हैं वो अलग नहीं हो सकते. ओके. फिफ्थ प्रॉपर्टी, we can magnetize substances like iron and steel, और भी बहुत सारी मेटल्स हैं जिनको आप मैग्नेटाइज कर सकते हो. किसी को मैग्नेटाइज करना इजी होता है बेटा, किसी को मुश्किल होता है, लेकिन किया जा सकता है. सो ये जनरल सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए. राइट. ओके. अब हम स्टडी करते हैं बेटा बार मैग्नेट. बार मैग्नेट, ये आपका बार मैग्नेट है बेटा, नॉर्थ पोल साउथ पोल. राइट. इसको हम बेटा मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे. वी विल कॉल इट मैग्नेटिक डाइपोल. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, वैसे ही ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है. डाई मतलब टू, तो इसके पास दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इसकी जैसे डाइपोल में बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमने पढ़ा, उसमें हम क्या देखते थे, एक के पास क्यू चार्ज है, दूसरे के पास माइनस क्यू चार्ज है. यहाँ पर चार्ज की जगह यहाँ पर जो जिससे हमें स्ट्रेंथ पता लगती है कितनी है, उसके लिए हमने टर्म यूज़ की है पोल स्ट्रेंथ. राइट. ये बेटा माइनस एम होता है और ये प्लस एम होता है. एम इज़ द पोल स्ट्रेंथ. पोल स्ट्रेंथ का मतलब कि पोल जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है. राइट. यानी कि एम ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग पोल होगा, एम कम होगा तो वीक पोल होगा. पोल स्ट्रेंथ, इसका एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर. ये भी याद रखना है, एम्पियर मीटर इसका एसआई यूनिट है. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके साथ थोड़ी कॉरस्पॉन्डेंस हम कर लेते हैं. मान लो ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, इनके बीच में 2a डिस्टेंस होता था. ओके. तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, माइनस एम प्लस एम. राइट. इसके बीच में गैप 2a. अब यहाँ पे हमने डिफाइन की थी एक टर्म P इक्वल्स टू Q इंटू 2a वेक्टर. ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ऐसे ही हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M. सर वो तो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने उसको डिफाइन किया था. बट बेटा वहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया गया था वो करंट की वजह से किया गया था. NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट एंड A इज़ द एरिया. वो अलग है बेटा, ये अलग है. कहीं ना कहीं रिलेशन है, वो आगे जाके आएगा, लेकिन अभी इसको हमने सेपरेटली ही पढ़ना है. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल हो गया, M इंटू 2a वेक्टर. राइट. तो इसके ऐसे यूनिट क्या होते थे बेटा डाइपोल मोमेंट के, कूलम मीटर, वेक्टर क्वांटिटी. राइट. कूलम मीटर, और ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी. तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे इसके ऐसे यूनिट क्या हो जाएंगे,
इसके ऐसे यूनिट होंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ के एम्पियर मीटर इनटू लेंथ मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। यस, 2a क्या है? पोल्स के बीच का डिस्टेंस। 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। अब सुनना बेटा ध्यान से, हमें लगता है कि पोल्स जो है वो एज पे होते हैं, बेटा पोल्स थोड़े से अंदर होते हैं। एग्जैक्ट डिस्टेंस आप चेक कर सकते हो, पोल्स जो है वो एज पे नहीं होते, थोड़े से अंदर होते हैं इसके, राइट। कैसे पता लगा? जब मैग्नेट के ऊपर आयरन सैंड मतलब आयरन को पूरा क्रश करके उसको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं वो डाल दिया, जब डाली तो हमने देखा कि ज़्यादातर आयरन फिलिंग्स एजेस पे आती हैं, एज से थोड़ा सा अंदर। तो यानी कि जो पोल्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है फील्ड की, तो वहाँ पर तो जो पोल है थोड़े से अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ 2a हम ले रहे हैं, ये फिजिकल लेंथ नहीं है जो आपको दिखाई दे रही है, उससे थोड़ी सी कम होती है, राइट। तो ये 2a हो गया। ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका? एम्पियर, आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया, राइट। वेक्टर क्वांटिटी है एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन। बेटा यहाँ पे क्या डायरेक्शन थी? वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन किधर थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ भी बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो ये हम लिख देते हैं साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है? m इंटू 2a वेक्टर, राइट। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब यहाँ पर लेंथ की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? क्योंकि बेटा मैग्नेट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। मान लेते हैं अगर आपका मैग्नेट ऐसा है, अगर मैग्नेट आपका ऐसा है तो इसमें कौन सी लेंथ ली जाएगी? ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हॉर्स शू मैग्नेट होता है बेटा, तो इसमें लेंथ आपको ये वाली लेनी है, ये लेंथ नहीं लेनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपका मैग्नेट है ऐसा, आपने मैग्नेट बना के उसको ऐसे मोड़ दिया, तो बेटा आपको डिस्टेंस ये वाला लेना है, राइट। 2a विल बी दिस डिस्टेंस, राइट। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसके अंदर जो डिस्टेंस आपने लेना है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स लेना है, राइट। अभी इसके क्वेश्चन हम करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, ये जो पोल स्ट्रेंथ है m, ये जो m है पोल स्ट्रेंथ, m डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। यानी कि मान लेते हैं कि ये मैग्नेट है, सपोज एक ये मैग्नेट है बेटा आपके पास, आपने इसके दो हिस्से कर दिए, राइट। यू कट इट फ्रॉम हेयर, आपने इसके, ये मान लो एक पीस था, आपने इसको बेटा बीच से काट दिया। बीच से बेटा ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। आपने इसको ऐसे कट किया है ताकि इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो आधा हो गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब आधा हुआ तो बेटा इसका पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो जाता है। यानी कि पोल स्ट्रेंथ जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं बार मैग्नेट है, ये वाले एरिया पे जो आपका पोल स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है। अगर आप इसको ऐसे कट कर दो, मतलब आपका नया मैग्नेट मान लो ऐसे बन गया, तो आपका m जो है वो आधा हो जाएगा, राइट। एरिया आधा हो गया ना, इसका एरिया a था तो इसका एरिया सपोज a/2 हो गया। तो यहाँ पे अगर पोल स्ट्रेंथ m था यहाँ पे, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो आधी हो जाएगी m/2, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। Let us try to solve the questions. Question number 1. A magnet of length L is bent to form a semicircle. A magnet of length L is bent to form a semicircle.
if its initial dipole moment was m, then what is the new dipole moment? What is the new dipole moment? Let us see. बेटा फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला चीज़ आपको जो सबसे पहली चीज़ जो आपकी अप्रोच में होनी चाहिए कि आपको उसको फिजिकली इमेजिन करना है। आपके सामने पिक्चर आनी चाहिए बेटा कि क्या हो रहा है। ओके, लेट अस सी। ये क्या बोल रहे हैं? ये एक डाइपोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आपने क्या किया बेटा? आपने इसको बेंड करके सेमी सर्कल बना दिया ऐसे। आपने इसको बेंड किया और एक सेमी सर्कल शेप दे दी, राइट। अब ये बोल रहे हैं इसकी डाइपोल मोमेंट थी m, इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी होगी? सपोज मैं m डैश मान लेता हूं। इसकी लेंथ दी हुई है बेटा l। अब मैंने आपको बताया जब इसको बेंड किया बेटा, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। अब हमें डिस्टेंस चाहिए बेटा ये वाला, ये मान लेते हैं इसकी रेडियस r है, तो ये 2r हो गया, राइट। अब जब मैग्नेट को आप बेंड करोगे तो उससे पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ मैंने बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, तो वो तो चेंज नहीं हुआ, तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। सो लेट अस सी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। m इक्वल्स टू m इंटू एल, ये इनिशियल डाइपोल मोमेंट है m इंटू एल। अब कितनी हो जाएगी बेटा? m डैश इक्वल्स टू m इंटू 2r। आप देख सकते हो मैंने आपको बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 2r हो गया। सो m इंटू 2r। सर r कैसे आएगा? r में आपको बेसिक ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी बेटा। ये जो लेंथ l है वो यहाँ पर आ गई और ये क्या हो गया? हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस, राइट। यानी कि ये जो लेंथ है वो l के बराबर है, यानी कि बेटा पाई r इक्वल्स टू l। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? l अपॉन पाई। तो बेटा इसमें पुट कर दो m डैश इक्वल्स टू m इंटू 2, r की वैल्यू l अपॉन पाई। बेटा ml हमारे पास कैपिटल M है, तो ये आ गया 2m अपॉन पाई। तो नई डाइपोल मोमेंट जो आएगी वो आपके पास 2m अपॉन पाई आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A bar magnet is cut as shown in the figure. What will be the dipole moment of the smaller piece, राइट। अब सुनना बेटा ध्यान से। ये कहते हैं ये एक बार मैग्नेट है, आपने इसको कट किया, एक कट लगाया बेटा ऐसे और एक कट लगा दिया आपने ऐसे, यानी कि बेटा इसके 4 हिस्से आपने कर दिए। तो ये जो छोटा पीस आया है ये वाला, ये बड़ा पीस था, बड़ा पीस जो था उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं m है। तो ये जो छोटा पीस है इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, ये क्वेश्चन है।
राइट। मैं इस छोटे पीस को अलग से ड्रॉ करता हूँ सो दैट यू कैन इमेजिन, इसको करने की कोशिश करते हैं। वह तो सिंपल है, कई लोगों ने कर भी लिया होगा, राइट। अब अगर आप देखो ध्यान से, इसको यहाँ से कट किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो आधा हो गया, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो गया, हाफ। तो अगर मैं m की वैल्यू लिखता हूँ तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इंटू एल, राइट। ये जो बड़ा पीस था इसका डाइपोल मोमेंट कैपिटल M है, कैपिटल M किसके इक्वल होगा, पोल स्ट्रेंथ m इंटू एल। अब ये जो छोटा पीस बना है बेटा, इसकी लेंथ क्या हो गई है, हाफ हो गई है, और इसका लेंथ हाफ होगी, टोटल लेंथ l थी, तो ये लेंथ होगी बेटा आपकी l/2। अब ये एरिया क्योंकि आधा हो गया तो ये पोल स्ट्रेंथ भी कितनी हो गई है, m/2। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पोल स्ट्रेंथ उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो एरिया आधा हो गया तो पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो गई। अब डाइपोल मोमेंट देखते हैं बेटा, m डैश लिख लेते हैं इसको, ऑफ स्मॉलर पोर्शन, सो इट विल बिकम m/2 इंटू l/2। तो m डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ml/4। ml क्या होता है बेटा, m, सो m/4। सो दिस इज द आंसर, यानी कि जो छोटा पीस होगा उसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो m/4 हो जाएगी, राइट। तो आपको क्या याद रखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा तो पोल स्ट्रेंथ भी आधी, और उसके बाद डाइपोल मोमेंट कैसे निकालनी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेट अस सी। कई बार ये बेटा 2-3 मैग्नेट इकट्ठे रख देते हैं। लेट अस सी, क्या कह रहा हूं मैं, 2-3 मैग्नेट इन्होंने इकट्ठे रख देने हैं, आपको नेट डाइपोल मोमेंट पूछेंगे। फाइंड द डाइपोल मोमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। बेटा जब आप लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो, शायद आपको सुनते सुनते क्वेश्चन आते होंगे दिमाग में, और यस पक्का आते हैं, उनको एड्रेस किया करो। आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आया है, आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर देम, क्योंकि वो क्वेश्चंस ही आंसर करने सबसे ज़रूरी हैं। अगर वो आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे तो आपको बिलीव मी बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड यू नेवर नो बेटा, यू माइट बी द नेक्स्ट आइंस्टाइन, और यू माइट बी द नेक्स्ट बोहर, यू माइट बी द नेक्स्ट रिचर्ड फिनमैन, राइट, यू माइट बी द नेक्स्ट सत्येन बोस जो इंडिया के साइंटिस्ट थे। कोई भी, आप सिर्फ क्वेश्चन को जो भी आपके दिमाग में आता है उसको प्लीज़ यू कैन आस्क, राइट, यू कैन पोस्ट द क्वेश्चन। तो फाइंड द डाइपोल मोमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। लेट अस सी क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट केस, second case, थर्ड केस। आप साथ के साथ करना शुरू भी कर सकते हो बेटा, अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली यू शुड सॉल्व द क्वेश्चंस। These are the 4 configurations, right? Find the dipole moment in the following cases. और क्या दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट ऑफ वन मैग्नेट इज m, राइट। अब बेटा ऐसी जगह पे आके हमें पता लगता है वेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वेक्टर्स आते हो बिल्कुल बेटा इजीली यू कैन सॉल्व इट। अगर आपको वेक्टर्स नहीं आते तो आपको थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन उसके लिए आप बेटा वेक्टर के लेक्चर्स जाके देख सकते हो। वहाँ पे प्लेलिस्ट है बेटा, आपको वेक्टर्स के लेक्चर दिख जाएंगे। आप इनिशियल लेक्चर, सारा तो बहुत मुश्किल होगा आप रिवाइज़ करना, लेकिन इनिशियल लेक्चर्स देख सकते हो, रिजल्टेंट निकालना। ओके, सो लेट अस सी। पहला डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो उनको हम वेक्टर लेके चलेंगे तो उससे हमारे पास
रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर वाला मैग्नेट है, इसकी डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था साउथ टू नॉर्थ होती है, इसकी डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, तो ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो m कितना आ गया, m डैश मान लेते हैं 0, क्योंकि देखो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स, तो देयर रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी 0। अब इसमें देखते हैं बेटा, इसमें क्या हो गया, एक डाइपोल मोमेंट है इस तरफ, ओके, और दूसरी डाइपोल मोमेंट है इस तरफ, एंगल 90 डिग्री का है, ये m और ये m, तो m डैश कितना हो जाएगा बेटा इसमें, m डैश इक्वल्स टू अंडर द रूट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा अंडर द रूट, वेक्टर्स का ट्रीटमेंट अलग होता है बेटा, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, अब अगली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि cos 90 0 होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, वो टर्म गई, तो m डैश कितना आ गया बेटा आपके पास, m अंडर रूट 2। अब लेट अस सी थर्ड केस, थर्ड केस में क्या है, आप देखो इसमें एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और एक इस तरफ है, इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, m एंड m 60 डिग्री का एंगल है, तो हम m डैश कितना हो जाएगा, अंडर द रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर cos 60, एंड व्हाट इज cos 60 बेटा, cos 60 इज हाफ। देखो कोई भी छोटी सी चीज़ भी आपका क्वेश्चन खराब कर सकती है, इसीलिए साइंस में तो बेटा सब कुछ आना ही चाहिए, राइट। डोंट सेटल फॉर लेस, नेवर सेटल फॉर लेस, अदरवाइज आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो जाएगी। ट्राई टू गो फॉर द जैकपॉट बोलते हैं जिसको, पूरा मैक्सिमम, हर चीज़ ही समझ आनी चाहिए, राइट। ओके, सो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर cos 60, cos 60 क्या हो जाएगा बेटा 1/2, तो आपके पास m डैश कितना आ गया, अंडर रूट 3m, ये आ जाएगा 3m स्क्वायर अंडर द रूट, राइट, सो अंडर रूट 3m आ जाएगा। ओके, लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, अब ये समझने वाला है, फोर्थ केस देखते हैं बेटा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसके अंदर क्या है, साउथ टू नॉर्थ, अब ये बेटा ये ऐसे हो गया, राइट। अब इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जो एंगल फॉर्मूले में यूज़ होता है वो एंगल टेल्स को ज्वाइन करके आता है, राइट। अब ये तो इसका हेड इसके टेल से ज्वाइंट है, तो आपको इसको आगे स्लाइड करना पड़ेगा, ये अब ये बन गया ऐसे। अब बेटा ये एंगल लेट अस इसको 60 मार्क कर देते हैं। अब ये एंगल कितना हो गया 120, तो m डैश कितना आ जाएगा बेटा, m डैश इक्वल्स टू अंडर द रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर cos 120, एंड व्हाट इज cos 120, माइनस हाफ, सो cos 120 इज माइनस हाफ, सो m डैश कितना आ गया बेटा, माइनस हाफ पुट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो m डैश इक्वल्स टू m आ जाएगा। सो इसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट होगी वो m ही होगी। तो इस तरीका क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, सो यू कैन सी हाउ टू सॉल्व देम। ओके बेटा, अब हम एक कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, राइट। मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काउंटर पार्ट हो गया, उसका सिमिलर पार्ट हो गया मैग्नेटिज्म में। अब उसके अंदर आप देखना, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई वैसे वैसे मैग्नेटिज्म भी डेवलप हुई, बाद में कंबाइन कर दिए गए थैंक्स टू ओरस्टेड, लेकिन उससे पहले आप देखना बेटा कितनी सिमिलैरिटी है। सारे के सारे आपको रिजल्ट ये पता होने चाहिए, आपको याद भी हो जाएंगे। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड ये हो गया आपका मैग्नेटिज्म, राइट। मैग्नेटिज्म ही यूज़ करता हूँ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले क्या था बेटा, दो चार्जेस हैं,
Q1 एंड Q2 ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये एक दूसरे पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। किसने बताया था? कूलम ने बताया था। और कितनी फोर्स लगाते हैं वो फॉर्मूला दिया था। तो कूलम ने क्या बोला था? F = K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। और K की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैग्नेटिज्म में क्या है? सपोज ये दो पोल्स हैं M1 एंड M2, राइट, M1 एंड M2। अब इनके बीच में कितनी फोर्स होगी? अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्सन भी हो सकती है। F = K M1 M2 अपॉन r स्क्वायर, K M1 M2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पे K कितना होता है? यहाँ पे K है बेटा μ0/4 पाई। ये परमिटिविटी होती है और ये परमिएबिलिटी होती है, राइट। अब तो आपको ये पता ही है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या डिफाइन किया था यहाँ पे? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया गया था? E = F/Q0, राइट। चार्ज मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेंगे B = F/m0, राइट। यहाँ पे E है F/Q0 और ये B क्या है? F/m0, राइट। और इसकी वैल्यू क्या आती है? फिर रिमेंबर KQ/r स्क्वायर। यहाँ पर B की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? KM/r स्क्वायर, KQ/r स्क्वायर, यहाँ पर KM/r स्क्वायर। ओके, ये हमारा फर्स्ट हो गया बेटा। इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला आ गया हमारे पास। थर्ड फॉर्मूला, इसके बाद हमने बेटा नेक्स्ट अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितनी फोर्स लगती है? ओके, F = Q × E। यहां पर फोर्स कितनी लगेगी बेटा? आप थोड़ा सा देखो, Q के कॉरस्पॉन्डिंग M, तो यहां पे F = M × B। अगर किसी पोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितनी फोर्स लगने वाली है? M × B। इस फॉर्मूले से वो आ जाएगा। ओके, राइट। इसके बाद हमारे पास आया था बेटा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल। उसके भी फॉर्मूले कंपेयर करते हैं। लेट अस सी कि डाइपोल के जो फॉर्मूले थे हमने सारे निकाले थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बेटा -Q और ये आपका +Q। यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल -M +M। ये तो हमने अभी किया है बेटा। थोड़ा सा बस मैं लिख देता हूं। M किसके इक्वल होता है? Q × 2A। यहां पर यहां पे P होना चाहिए, राइट। P होना चाहिए यहां पे। यहां पर क्या होना चाहिए? M = m × 2A। उसके बाद हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, राइट। तो पहला हम इसका पॉइंट लिख लेते हैं एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन, ये डाइपोल है, इससे r डिस्टेंस पे यहां पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। इस पॉइंट पर फील्ड कितना है? और यस, मैं शॉर्ट डाइपोल का फील्ड लिख रहा हूं, शॉर्ट डाइपोल का, राइट। तो क्या था बेटा इस जगह पे फील्ड? E = KP/r³। ओके, अब यहां पर भी बेटा मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसके एक्सियल पॉइंट ले लेते हैं।
ये सपोज एक मैग्नेटिक डाइपोल है, माइनस एम प्लस एम आपको याद भी रखना है, ये साउथ पोल है बेटा और ये नॉर्थ पोल है, तो ये माइनस एम प्लस एम, इसको एक्सटेंड कर दो, ये मान लो ये पॉइंट है एल, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा B इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 भी होता है बेटा, 2 KP बाय आर क्यूब, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 KM बाय आर क्यूब। इनकी डेरिवेशन बिल्कुल वैसी है जैसी बेटा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की थी, सिर्फ क्या करना है, Q को किससे रिप्लेस कर देना है, स्मॉल q को रिप्लेस करना है स्मॉल m से, और P को रिप्लेस करना है कैपिटल M से, तो B इक्वल्स टू 2 KM बाय आर क्यूब, राइट। उसके बाद आता है बेटा इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है। बेटा इसमें ये भी याद रखना है, फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होती है उसी डायरेक्शन में आपका फील्ड भी होता है, तो इसमें भी यही होगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उसी डायरेक्शन में आपका फील्ड होगा। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या फील्ड होता था, E इक्वल्स टू KP बाय आर क्यूब, E इक्वल्स टू KP बाय आर क्यूब। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो, अब आई थिंक आप खुद फॉर्मूले बना सकते हो बड़े इजीली, माइनस एम प्लस एम, ये यहाँ पर फील्ड निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन होगी बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो B कितना हो जाएगा KM बाय आर क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इसके बाद क्या था बेटा, इसके बाद भी था, वो भी करते हैं। इसके बाद हमने डाइपोल को क्या किया था, डाइपोल को हमने रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल को किस में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के काम नहीं चलेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने इसके अंदर डाइपोल को रख दिया, माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज, तो इस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगता है, डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या होता है बेटा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, राइट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये आपका डाइपोल मोमेंट। बेटा थीटा क्या होता है जरूर बोलना है, जब मैंने आपको बताया है, जब भी आप फॉर्मूला लिखो रीड एवरी पैरामीटर, P डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर, राइट। ओके, अब इधर क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, ये आपने मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया है साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। ओके, तो इस पे कितना टॉर्क लगेगा, टाउ इक्वल्स टू MB साइन थीटा। तो बेटा ये इसको हम लिख सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, तो यहाँ पे टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, इसके बाद क्या था बेटा रिजल्ट, अगर डाइपोल को टर्न करना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन, लेट अस सी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये भी याद रखना है बेटा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट चेक होते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, W इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहाँ पे भी आपको बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू MB
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सो ये वर्क डन आ गया आपके पास, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, नेक्स्ट क्या था बेटा इसके अंदर? नेक्स्ट था बेटा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, राइट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल assuming zero of potential energy at theta equals to 90 डिग्री। जब थीटा आपने 90 डिग्री लिया उसको हम मान लेते हैं जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बेटा बिना रेफरेंस के पोटेंशियल एनर्जी का कोई सेंस ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू तभी बताया जा सकता है अगर ज़ीरो डिफाइन किया गया है। तो बेटा इसमें पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था? U इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, या U इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये हमारा आई थिंक 5th पॉइंट हो गया है। अब इसमें देख लेते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, अगेन सेम, अज्यूमिंग दैट थीटा इक्वल्स टू 90 पे आपने मान लिया है जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा U कितना आ जाएगा इसमें U होगा बेटा माइनस एम बी कॉस थीटा, या फिर माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट था स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट्स याद रखने हैं इसके अंदर। बेटा इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जिनके आपको जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। फैक्ट्स हैं, आप कह सकते हो बहुत सारे। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? जब थीटा ज़ीरो होता है, टॉर्क भी ज़ीरो होता है, फोर्स भी ज़ीरो होता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो मिनिमम होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लीस्ट होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, राइट? तो बेटा ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल भी ऐसे होगा। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, यहां पर भी लिख लेते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब थीटा जो है वो ज़ीरो होगा, टॉर्क ज़ीरो, फोर्स ज़ीरो, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी, राइट? तो इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये डायग्राम ऐसे आ जाएगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो आपका डाइपोल ऐसे होगा। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, राइट? सो दिस इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही बेटा एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपका स्टेबल हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखते हैं क्या होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा थीटा जो है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। टॉर्क कितना हो जाएगा? ज़ीरो। फोर्स कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। एंड पोटेंशियल एनर्जी बेटा मैक्सिमम होती है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर देखने चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। अभी तो मैं उसके रेफरेंस में लिख रहा हूँ बस। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इसका मतलब ये हो गया बेटा, ये आपका डाइपोल ऐसे होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डाइपोल मूवमेंट जो है वो लेफ्ट की तरफ, यानी 180 का एंगल आ गया। ओके बेटा, यहां पे लिखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, टॉर्क ज़ीरो, फोर्स भी ज़ीरो, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेटा मैक्सिमम हो जाएगी।
तभी तो बेटा जब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करते हैं तो डायपोल के वापस आने के कोई चांस नहीं है, ये पूरा ओवरटर्न कर जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पे आता है, लेकिन अनस्टेबल में ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे नहीं आता। इसका बहुत एनालिसिस बेटा 11th में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में किया जाता है, राइट। बेटा नेवर सेटल फॉर लेस में आपको पहले भी बताया है, हमेशा अच्छे से चीज़ों को करने की कोशिश किया करो, अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं लकूने बोलते हैं उसको, कमी रह जाएगी कि ओके मेरे को ये नहीं क्लियर हो रहा और ये नहीं हो रहा। आप एफर्ट करो बेटा तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अब यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब आप देखो डाइपोल मोमेंट इसकी लेफ्ट में है, बी वेक्टर इस तरफ है और डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, तो ये बेटा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो गई। आपको ये एग्जाम में ये डायग्राम देके भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी पोजीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है, इस पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, राइट। तो आज हमने मैग्नेटिज्म का थ्योरी करने की कोशिश की है, तो हमने थ्योरी सारी कवर कर ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, आप इसको अच्छे से देखो और अपने नोट्स बनाओ ताकि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाएं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। प्लीज़ टेक केयर एंड स्टडी हार्ड एंड थिंक हार्डर। ओके बेटा, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।